तो ये कुल मिलाकर के चीज़ ये थी कि सरकार को इस बात का था कि नहीं होनी चाहिए और किसानों का ये था कि होनी चाहिए। तो अब हो गई है तो किसानों की इसमें थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जीत हुई। जीत तो हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं होती है तब तक ये नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि चलो परेड का जो ऐलान किया था वो परेड का ऐलान सफल रहा। अब हम बताना चाहेंगे कि इसके अंदर राज क्या रहे, किस तरीके से इस परेड को यहाँ पर एक सीमित किया गया और उधर वो अनकंट्रोल अनियंत्रित हो गए या फिर अंदर चले गए। ये दोनों ही बातें हैं। जहाँ पर नेता लीड करता है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो उस तरफ जो लोग दिल्ली में प्रवेश किए या फिर कहा जाए तो कि पुलिस की बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ गए और दिल्ली में लाल किले तक भी पहुँच गए, ITO तक चले गए और जहाँ तक उनको दिल्ली में एक तरह से झलक दिखानी थी वो दिखाई। तो ये चीज़ अपने आप में एक जगह सही भी है। चलो सरकार की दृष्टि से देखें, पुलिस की दृष्टि से देखें तो वो तो करना ही नहीं देना चाह रहे थे, वो तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कहा इतना सा कर लो, तो थोड़ा इतना सा कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर लिया। लेकिन जहाँ नेताओं का जिस तरीके का रवैया था या नेताओं की वहाँ की जिस तरीके का उनका एक नेचर था उसके मुताबिक वहाँ पर हुआ। और यहाँ जो हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर पर जहाँ हम लोग हैं, हमारा कैंप है, वहाँ पर से नेताओं की जो अपनी कहा जाए प्रकृति, उसको ये था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि सारे के सारे लोग एज्ड हैं, उम्र वाले हैं, बुद्धिशाली भी हैं, समझदार भी है। तो उन्होंने कहा भाई ये कोई इस परेड से तो हमें जीत हासिल होनी नहीं है या फिर हमारे बिल वापस होने नहीं है। ठीक है, परेड एक शक्ति प्रदर्शन है। परेड में लोगों को और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इतने लोग सड़कों पर है, ये लोग आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, जिसकी वजह से दिल्ली की भी छोटी मोटी घटनाओं की बात हम करते हैं तो जिम्मेदारी है, तो उसका क्या वजह हो रही, इसके लिए मैंने 4-5 दिन पहले, 5 दिन से ज़्यादा ही हो गया, अब तो 7 दिन हो गया, लेकिन इस परेड से 5 दिन पहले मैंने प्रत्येक बॉर्डर पर जा कर के वहाँ से नेताओं से बात की और बात करके हम लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई आपके इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का कहीं पर से भी घुसपैठ हो चुकी है और ये व्यवधान पैदा होगा और इस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो वहाँ पर हुई उसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि उन आंदोलनकारियों ने जो काम किया वहाँ पर उसको हमने पहले से अलर्ट किया था, क्योंकि दोनों ही घटनाएं आपके सामने हैं कि जिस किसान की हत्या की गई या फिर कह सकते हैं ट्रैक्टर कोई टायर में, कोई कह रहा गोली मारी, कोई कह रहा उसमें, लेकिन हमारे नज़दीकी जो साथी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे उनके माध्यम से हमें खबर मिली कि एक पुलिस ने उस पर गोली नहीं चलाई। वहाँ पर बीजेपी का कार्यालय 200 फीट पर, जहाँ उसको गोली लगी उससे 200 फीट पर ही जो है कार्यालय वहाँ बीजेपी का है और बीजेपी यानी RSS के कार्यकर्ता ने ही वो गोली चलाई थी। उसी वजह से वो ट्रेजेडी हुई और उसकी जान गई। तो ये बात हम पहले ही कह चुके थे, लेकिन हमारी बात को नेताओं ने इतना गंभीरता से नहीं लिया। शायद गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके लिए ये पहला मौका था और उनको ये भी मालूम नहीं था कि जिस वर्ग से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे अधिकारों को ख़त्म करना चाहता है, वही हमारे बीच में घुसा हुआ है, ये उनको नहीं पता। मैंने एक पोस्ट आज डाली है कि भाई जिस तरीके से किसी भी आदमी की मृत्यु होती है, मौत होती है, तो जैसे दिल्ली में कहा तो गोली लगने से हुई। अगर गोली से मौत हुई है तो कोई भी आदमी को हम पूछो क्या हुआ भाई, गोली लग गई, ठीक है, क्यों मर गया, गोली से मर गया, गोली लगी इसलिए मर गया। लेकिन क्या गोली अपने आप चलकर आई और उसको मार दिया? गोली चलने के लिए बंदूक होती है, गन होती है, जो भी कह सकते हैं, पिस्टल होती है उसको चलाने के लिए। तो पिस्टल होती है, पिस्टल में गोली डाली जाती है, पिस्टल अपने आप नहीं चलती, गन बंदूक अपने आप नहीं चलती, उसे चलाना पड़ता है और चलाने के लिए ट्रैगर होता है। तो ट्रैगर को बिना दबाए, जब तक आप ट्रैगर को नहीं दबाओगे तब तक गोली नहीं चलेगी। तो ट्रैगर को दबाने के लिए किसी की उंगली चाहिए, उंगली से ट्रैगर दबाया जाता है, तब वो गोली चलती है, तब बंदूक अपना एक्शन लेती है और गोली को बाहर फेंकती है और वो निशाने तक पहुंचाती है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि गोली लगने से मृत्यु हुई है, ये बात पक्की है, लेकिन गोली चली बंदूक से है और बंदूक जो चली है वो ट्रैगर से चली है।
वो ट्रैगर को दबाया किसी उंगली ने है, और वो उंगली किसकी है, यहाँ हमें पहुँचना है। और यहाँ अगर ये किसान कह दो या कोई भी अगर यहाँ पहुँच जाता है तो शायद हमारी सफलता हमें जल्दी मिल सकती है। ये बात यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, मुझे तो उस पर तरस आ रहा है बेचारे पे कि वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहा होगा। अगर शायद उसकी जगह पर आप होते, कोई होता तो उसको पता लगता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ उसकी क्या दशा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तब भी मारा जाएगा, अगर ऐसा कर रहा है तो भी उसकी मानवता ज़मीर तो मर ही गया है। तो वो एक जिंदा लाश की तरह है। वो नरेंद्र मोदी जो है वो जिंदा लाश की तरह है। जैसे कि गोली, मैं कहूँ आपको गोली, तो गोली जो है उसको आप जेब में रख लो, हाथों में उछालो, बच्चों को बोल दो खेलते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, उससे कुछ नहीं। वो गोली अपने आप में फेंक कर मारो तो भी गोली कोई असर नहीं करती या किसी मर्डर नहीं कर सकती। तो ठीक वो गोली है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उस गोली की तरह है जिसका इस्तेमाल बीजेपी की बंदूक में किया जा रहा है। बीजेपी नाम की जो बंदूक है उसके अंदर मोदी को गोली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ अफवाह ये चल रही है कि आदमी कैसे मर गया, गोली से मर गया। तो ये हमारे अधिकार कैसे खत्म हो गए, संवैधानिक अधिकार खत्म कौन कर रहा है, मोदी कर रहा है, ये बात है। लेकिन मोदी एक गोली के रूप में है और गोली भाजपा की बंदूक में है। और भाजपा की बंदूक का जो ट्रैगर है वो आरएसएस है, और आरएसएस वो संस्कार किया, उसको पैरों तले रौंदा था। तो ये सारी चीज़ वहाँ जा कर के अटकती है कि जो ट्रैगर है वो अगर आरएसएस है, और तो आरएसएस जो है वो एक उंगली से जो है ट्रैगर को दबाया जाता है, तो मोदी गोली हो गया, तो उसी तरीके से बंदूक बीजेपी हो गई है, वो समझ सकते हैं। तो यहाँ इनको इस बात का पता ही नहीं है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि हमने एक सप्ताह पहले ही उनको अलर्ट करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये हमें क्या सलाह देंगे, या ऐसा उनको महसूस हुआ होगा कि हम तो बहुत बड़े जो है 30 मार खां हैं, इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा जो लंगर चला रहे हैं, तो हमें क्या कोई अकल देगा। लेकिन अकल देने वाली बात नहीं है, और हम अकल देने वालों में भी नहीं है। अकल उनके पास हमसे ज़्यादा हो सकती है, अनुभव हमारा हमसे ज़्यादा उनके पास हो सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये थी कि जितना दुश्मन के बारे में हम जानते हैं इतना वे कुछ भी नहीं जानते। वे तो ABCD भी नहीं जानते हैं, जबकि हम YZ तक मानते हैं कि क्या तो कौन हमारा दुश्मन है और कौन इसमें कर रहा है। तो जहाँ तक मैं देख रहा था, एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे तमाम उन नेताओं को घेर रखा था, जिसमें खास करके हमारे कहें तो जो 7 मेंबरी कमेटी जो बनाई गई है, कोर कमेटी, उससे नीचे एक कमेटी और है जिसमें 40 मेंबर है। उन 40 मेंबर के लोग हैं वो तो खैर है ही है, लेकिन जो 7 मेंबर कमेटी है वे लोग भी उस उंगली के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि गोली चली और आदमी मर गया। थोड़ा बहुत जान लिया तो इतना जान लिया कि बंदूक है ना, चला गोली बंदूक से चलती है, ठीक है। इतना भी उन्हें पता नहीं है कि गोली बंदूक से चलती है, बिना ट्रैगर दबाए नहीं चलती। ट्रैगर नहीं है तो ट्रैगर को चढ़ा के नहीं रखा है, उसने किया है तो नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही उनको उसके बारे में पता ही नहीं है गोली चलाने वाला कौन है। तो यहाँ पर उन लोगों को घेरे हुए थे, मैं देख रहा था सारे के सारे, कहीं पंडित, कहीं तिवारी, कहीं झा, कहीं उपाध्याय, सब जो लगे हुए थे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो हो गया। इसी बात को लेकर के मैंने उनको अलर्ट किया था, लेकिन वो अलर्ट नहीं हुए, और उनके बीच में घुस कर के ये जो वारदात हुई, उसके बीच में घुस करके बीजेपी का एक कार्यकर्ता बीच में घुस करके वहाँ पर जिस तरीके से लाल किले पर जो है धर्म का झंडा फहरा देता है, उससे ये अफवाह बन जाती है। इसी तरीके से जो पथराव की बात होती है, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी का शीशे तोड़े जा होता, और जहाँ से आरएसएस के पीछे चलाने वाला जो है उसके भेजे हुए ये बंदे अगर अंदर नहीं घुसते तो शायद ये भी गणतंत्र दिवस पर किसी की जान नहीं जाती, और ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं होता जिससे कम से कम अभी आंदोलन की जो चर्चा हो रही है, या किसी को मौका मिल गया है, या फिर इस मीडिया को भी एक तरह से मौका मिल गया है, जो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम जो हम कहते हैं, उस ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम को भी ये मौका मिल गया बोलने का। दल है, कोई भी दल आप कह दो, आप राजनीतिक दल है या कोई भी है जो इनको संचालित कर रहा है, वहाँ पर भी
उनका कब्जा है, जो यूरेशियन ब्राह्मण कह सकते हैं हम लोग, उनका कब्जा है। और यहाँ नीचे भी इन लोगों को बरगलाने के लिए या इनके सलाहकार के रूप में ब्राह्मण घुसे हुए हैं। इसलिए हमारा ये जो आज का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए था कि अभी भी इनको दुश्मन के बारे में समझने की ज़रूरत है। और अगर ये दुश्मन के बारे में समझते हैं तो हम लोग जो है इस आंदोलन को और ज़्यादा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे, मजबूत आंदोलन बनाएंगे, देश पूरे में घूम घूम करके लोगों को इसे जोड़ेंगे। और आज नहीं तो कल समय जब भी आएगा इसे हम लोग सफल बनाने में पूरा योगदान देंगे। लेकिन हमें साथ साथ में इनको ये भी बताना है कि आपका असली दुश्मन कौन है। जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे, जब तक अपने इतिहास को नहीं जानोगे, क्योंकि यहाँ तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जो लोग अपने अगर डिसीजन से चलने वाले लोग होते तो शायद उनके बच्चों के नाम भी वो खुद रख लेते, लेकिन अपने बच्चों के नाम भी खुद नहीं रख पाते हैं तो वो लोग अपने सेल्फ डिसीजन से नहीं चल पाते हैं। उनको चलाने वाले लोग हैं तो उनको चलाने वाले लोगों के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत कुछ हमारा प्रयास है, अभी तक हम 27 दिन में क्या कर पाए हैं और दुश्मन को काफ़ी एक्सपोज कर पाए हैं। फिर आगे अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।